अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और जिसको हमने बहुत अच्छे से और डे बाय डे आर्टिकल हमने एक एक कंप्लीट किया है। लेकिन आर्टिकल 16 हो सकता है आपको 1 या 2 दिन लग जाए, आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि देख ये बहुत मोस्ट लेंदी आर्टिकल है और मोस्ट ज़्यादा डिस्कशन वाला आर्टिकल ये रहेगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक चीज आप इसमें और देख रहे हैं कि मंडल कमीशन, एक शब्द आप इसमें और देख रहे हैं जिस पे हम बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 16 है अवसर की समानता। किसमें? लोक नियोजन में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो क्लास में हम देखेंगे कि मूल संविधान में आर्टिकल 16 के कौन कौन से भाग थे, मतलब कौन कौन सी धाराएं, जो सब क्लोजेस थे वो मूल संविधान में कौन कौन सी थी, और उसके बाद में और कौन कौन सी धाराएं बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा एड ऑन की गई, इसके बारे में आज हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। और किस तरह से किन किन संशोधनों के क्या क्या कारण रहे, इसको भी आज हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसको देखते हैं हेडिंग को, फिर आप देखेंगे कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि आप ये शब्द देखें कि आर्टिकल 16 का जो लाभ है वो राज्य द्वारा सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है। देखिए, जैसे जैसे हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन सा अधिकार नागरिकों के लिए है और कौन सा अधिकार व्यक्तियों के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्यक्ति और नागरिक में क्या डिफरेंस है। देखिए, व्यक्ति वो है जो इंडिया के भी हो सकते हैं, क्लियर है कि इंडिया के लोगों को तो वो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अगर कोई बाहर से भी यहाँ रह रहा है, आया है, तो वो राइट्स उसको भी मिलेंगे। अगर किसी संविधान के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग अगर किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से आया हुआ पर्सन यहाँ पर रह रहा है या फिर आया हुआ है कुछ समय के लिए, तो वो भी उस राइट को एंजॉय करेगा। और अगर नागरिक शब्द लिखा हुआ है तो उसका दावा किसी अन्य देश के नागरिक के द्वारा, जो यहाँ पे किसी कारणवश रह रहा है या फिर आया हुआ है, उसके द्वारा उसका दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जहां पे नागरिक शब्द है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भारत की नागरिकता धारण किए हुए हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो हमने यही डिस्कस की है कि ये नागरिकों को है और इसमें टोटल मिला के 6 सब क्लॉजेज हैं। और जो मूल संविधान जब था उसमें 16(5) तक की ही धाराएं थी। उसके बाद में 16(4)A जोड़ा गया, 16(4)B जोड़ा गया और अभी करंटली हम देखते हैं कि 16(6) जोड़ा गया था। जबकि 16(5) जो था वो 16(5) तक तो जब मूल संविधान था उसमें थे, लेकिन बीच में संशोधन किए गए 16(4)A जोड़कर और 16(4)B जोड़कर, और लास्ट में 16(6) जोड़ा गया। ठीक है, तो जो (16)(4)A, ये आप जरूर ध्यान में रखें कि 16(4)A और B दोनों कैपिटल में है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग संशोधनों द्वारा, संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए थे। ये 77वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था 16(4)A, और 16(4)B जो है वो 81st अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 16(4)A क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, कि अगर कोई पद है जो राज्य के अधीन है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट की कोई जॉब है, लोक नियोजन अगर कोई है, तो उसमें किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में, कि अगर किसी तरह का नियोजन किया जाता है या कोई तरह की नियुक्ति की जाती है, तो उसमें किसी भी नागरिकों, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कि जैसे समझ लीजिए अगर 50 पोस्ट निकाली गई हैं तो जो नागरिक हैं वो सबके लिए होगी।
ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई इतने इसमें इस कास्ट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, इस कास्ट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर इन लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई अवसर सरकार के द्वारा अगर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है तो वो आपको सबको उपलब्ध करवाया जाएगा, किसी तरह का भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा कि अगर आपको इतना मिलेगा आपको इतना नहीं मिलेगा, इस तरह से आप मतलब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सरकार के द्वारा लाए गए पदों में नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें, राज्य के अधीन किसी पद पर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई किसी तरह की कोई स्पेसिफिक अगर क्लॉजेस डालता है अपने नियोजन के अंतर्गत, तो हो सकता है वो अपनी स्पेशल प्रोविजन ला सकता है, अपने रूल्स बना सकता है। लेकिन अगर राज्य के अधीन किसी पद पर अगर नियोजन या नियुक्ति है, उस मामले में किसी तरह की अवसर की असमानता नहीं होगी, मतलब अवसर की समानता रहेगी, हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16(1) क्या बताता है कि अवसर की समानता होगी, ये 16(1) क्लियर करता है। नागरिकों को उपलब्ध है, राज्य के अधीन कोई पद है उस पर उपलब्ध है, और क्या है, अवसर की समानता है। 3 मोटे तौर पर ये बातें 16(1) बताता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 16(2) कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास। देखिए कितनी कैटेगरी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। केवल इनके आधार पर कि केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव और जन्म स्थान, इनके आधार पर, इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अपात्र होगा इसका मतलब ये है कि ये इस अमुक धर्म का है तो ये इस चीज का इस जॉब का पात्र नहीं है, ये इस मूलवंश से आता है, इसलिए मूलवंश का मतलब है आपका कुल, आपका गोत्र, मतलब जो गोत्र सिस्टम इंडिया में चलता है या फिर जो हमारा वंश जो है वो सिस्टम जो चलता है, कुल मिला के आप ये देख लीजिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा फेमिलियर अगर किसी वर्ड से हैं तो वो है गोत्र सिस्टम से, तो कुल या फिर गोत्र या फिर वंश वो होता है मूलवंश, तो मूलवंश है वो। ठीक है, तीसरा है जाति, और उसके बाद में है जाति, आप जनरल वर्ड है जिसको आप समझते हैं। लिंग या फिर उद्भव, उद्भव का मतलब है मतलब आपके दादा परदादा कहां से हैं, आपके फोर फादर्स जहां से बिलोंग करते हैं, वो है कि अगर मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपके मतलब कंट्री में ही जो कंट्री के नागरिक हैं उनके लिए, कि आप अगर ये स्पेसिफिक ध्यान रखें, नागरिक शब्द को हमेशा याद रखें, तो किसी भी अगर कोई देश का नागरिक है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके जो मतलब जो आपका उद्भव है वो यहां से है इसलिए आप इस जॉब के लिए अपात्र हैं, होगा न उससे विभेद किया जाएगा, ना तो कोई अपात्र होगा और ना किसी भी तरह का विभेद उसके साथ किया जाएगा। तो देखिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, देखिए 2 शब्द इसमें 15 से अलग हम देखते हैं, निवास और उद्भव, 2 शब्द यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 15 में सिर्फ 5 शब्द थे और इसमें 7 शब्द हैं। कि फाइनली 16(2) क्या कहता है कि राज्य इन आधारों पर, देखिए लोक नियोजन और इन सब अगर आपको बहुत ज्यादा ये हेक्टिक लगता है तो सीधी सी बात है, सरकारी नौकरी शब्द आप समझ सकते हैं कि ये जो जितने आधार हैं इन पर सरकार नौकरी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, और जो 15 और 16 में जो डिफरेंस है 2 शब्दों का, वो आप जरूर ध्यान में रखें कि उद्भव और निवास 2 अलग अलग शब्द हैं जो 15 में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए आर्टिकल 3 जो है वो इनके अपवाद के तौर पर आप देख सकते हैं, और पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 वेरेक्ट से क्या कहता है, फिर हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे। क्योंकि देखिए 1 और 2 हमने पढ़ लिया, 1 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, दूसरा क्या कहता है कि केवल इन आधारों पर किसी तरह ना तो कोई अपात्र होगा और ना ही किसी के साथ में भेदभाव किया जाएगा। अब 3 हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद, अपना बेरेक्ट साथ में पढ़ते रहें, ठीक है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूं, उसको अपने बेरेक्ट में साथ का साथ पढ़ते रहें। ठीक है, कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। संसद बेरेक्ट या चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट है, चाहे कोई भी कानून आप पढ़ते हैं,
XYZ कोई भी कानून, उसका सबसे पहले उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करें। उसका भावार्थ क्या निकलता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको बाकायदा इससे इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पहले ये देखें कि वर्ड टू वर्ड क्या लिखा गया है, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एक एक शब्द के बिना ये अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग क्या निकलता है। देखिए, पहला हो गया कि नागरिकों के लिए अवसर की समता है। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, इनके आधार पर ना तो कोई अपात्र होगा और ना किसी के साथ कोई विभेद किया जाएगा। तीसरा आप देखते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, दोनों इसमें इंक्लूड हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन। ये दोनों शब्द आपको, अगर आपने आर्टिकल 12 रिवाइज किया है तो ये दोनों शब्दों से आप बहुत अच्छे से परिचित है। अब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 12 मैंने इतना डिटेल से क्यों पढ़ाया था, क्योंकि देखिए 16 के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, राज्य के अधीन पद, लेकिन 16(3) में आप देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के, 3 शब्द लिखे गए हैं यहाँ पे, सरकार के या उनमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों। मतलब अगर कोई नौकरी, मतलब कि सरकार चाहे स्थानीय प्राधिकारी के अधीन है या अन्य प्राधिकारी, हमने एक बहुत बड़ा डिस्कशन इस पे किया था कि स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं, और बहुत सारे केस लॉज हमने डिस्कस किए थे कि स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं, अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं, और उनके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उनमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। क्या लिखा हुआ है कि पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। निवास विषयक का मतलब होता है 16(3) स्पष्टतः, अगर आप इसको बहुत ज्यादा होच-पोच में नहीं पढ़ना है तो इसका मीनिंग ये है कि सरकार जो है वो निवास के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अपेक्षा का मतलब क्या है कि निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है, उससे राज्य को रोका नहीं जाएगा। देखिए, इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले तो सबसे जरूरी शब्द आप ये देखें, संसद। क्या शब्द लिखा हुआ है? संसद। क्योंकि देखिए, अगर ये अधिकार राज्य को दे दिया जाता तो राज्य क्योंकि देखिए 16(3) का अधिकार देता है कि आप निवास के आधार पर राज्य आरक्षण दे सकता है। तो इसका गलत फायदा ये उठाया जा सकता था कि कोई भी राज्य कह देता, राजस्थान कह देता हमारे बच्चे पेपर देंगे, बाहर वाले यूपी वाले यहाँ नहीं आएंगे, एमपी वाले यहाँ नहीं आएंगे, बंगाल वाले यहाँ नहीं आएंगे, या फिर बंगाल कह दे कि भाई हमारे बंगाल के रहेंगे, कंट्री से कोई यहाँ पे आके जॉब नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती। इससे पहले ही संविधान निर्माताओं ने देखिए क्या लिखा, संसद शब्द, कि इस तरह का अगर निवास से रिलेटेड अगर कोई भी तरह का आरक्षण व्यवस्था करनी है तो कौन करेगा? संसद करेगी। मतलब राज्य खुद की पंचायत करके अपने राज्य में किसी तरह के निवास विषयक कानून नहीं बना सकता है। देखिए, संसद लिख के ये स्पष्ट किया गया है कि हर राज्य खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकता है, केवल संसद ही निवास विषयक कानून बना सकती है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर लिख दिया है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, जब आपको निवास के आधार पर आरक्षण देना ही था तो आपने ऊपर शब्द क्यों लिख दिया? सेकंड बात, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 16(5) तक तो धाराएं संविधान बना था तभी थी, अगर संशोधन होकर जुड़ती तो अलग बात थी, लेकिन जब पहले ही थी तो इसमें निवास लिखने की क्या जरूरत थी? देखिए,
हर किसी के साथ में भेदभाव ना हो, इसलिए तो निवास शब्द का यूज किया गया है। और जो 16-3 जो जोड़ा गया है उसका रीजन ये है कि देखिए पूरा इंडिया ये है, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट है, राजस्थान हो गया, एमपी, यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा। देखिए हर स्टेट की स्थिति ये नहीं है कि वो पूरा स्टेट ही डेवलप हो। देखिए इस राजस्थान का हो सकता है ये इतना हिस्सा, जैसे समझ लीजिए राजस्थान का एक एग्जांपल लेते हैं तो जो मारवाड़ साइड एरिया है या फिर जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर निवास से लेकर आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्योंकि वो आप पूरा डेवलप नहीं है। इसी तरह से जैसे यूपी का एग्जांपल अगर लेते हैं तो जैसे अवध वाला एरिया है या फिर बुंदेलखंड जो एरिया है वो इतना कंप्लीटली डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने की जो व्यवस्था है वो संसद द्वारा की जा सकती है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि समग्र विकास किया जा सके। क्योंकि देखिए आप खुद भी देखेंगे कि आप अलग अलग स्टेट से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके स्टेट का हर क्षेत्र उतना डेवलप नहीं है। तो हो सकता है जैसे कि एग्जाम में भी आप देखते हैं ना कि टीएसपी एरिया हो गया, ये नॉन टीएसपी एरिया हो गया, इस तरह से स्पेसिफिक इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा ये व्यवस्था की जा सकती है कि हाँ भाई उस क्षेत्र के लोगों के लिए लैंग्वेज को लेकर प्रशिक्षण दिए जाएंगे या फिर कुछ स्पेशल उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, या फिर उनको मतलब संसद विधि बनाकर निवास स्थान पर उनको लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है कि हाँ भाई इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर इस जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी। ये व्यवस्था 16(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। 3 का मतलब यही है, ठीक है। और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शब्द वो ही हैं जो हमने आर्टिकल 12 के तहत डिस्कस किए थे। बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा था और अगर आपने रिवाइज किया तो आपको याद होगा। देखिए 16(3) जो है उसी के आधार पर जो 98th अमेंडमेंट है वो किया गया था। देखिए इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कि कोई किसी क्षेत्र में क्या है कि कोई एरिया है जो लेस डेवलप्ड है, तो उसके लिए ये किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि जो 98th अमेंडमेंट जो किया गया था तो वो कर्नाटक में एक क्षेत्र है, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, कर्नाटक में ही एक एरिया एग्जिस्ट करता है जिसमें ये दीदर वगैरह, गुलमर्ग वगैरह, गोलकुंडा ये वगैरह ये क्षेत्र उसमें आते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए आर्टिकल 98 आया था। आप अपने बैरेक्ट में देखेंगे कि एक आर्टिकल है 371 जे, जो इस आर्टिकल के द्वारा जो संशोधन के द्वारा 98th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 58वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 371 जे, जो इसका एक एग्जाम्पल है कि 16(3) के आधार पर आप 371 जे अपने बैरेक्ट में निकालें, बैरेक्ट में 371 जे निकालकर देखें कि किस तरह से 16(3) के आधार पर 98th अमेंडमेंट किया गया और उसके लिए कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान उसमें किए गए हैं। तो आप इसमें आप ये फिर देखा जाता है कि उस क्षेत्र के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि वहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे या फिर इस तरह से लोक नियोजन में इतनी प्राथमिकता वहाँ के लोगों को दी जाएगी, ठीक है। ये आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के वन लाइन में अगर समझा जाए तो यही है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। इसका मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। पहला क्या है? अवसर की समानता। दूसरा क्या है? 7 आधार बताए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास। इस पे आधार पर किसी तरह का ना तो कोई अपात्र होगा और ना ही किसी तरह का विभेद किया जाएगा।
देखा आपने सबने? तीन सौ इकहत्तर हिंदी में यह और इंग्लिश में जे है, जो बताता है कि कर्नाटक राज्य के बारे में विशेष उपबंध। राष्ट्रपति कर्नाटक राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा निम्नांकित के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा कि राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार उपलब्ध करवाए गए हैं किसके द्वारा? 98th अमेंडमेंट के द्वारा। और आप अपने बैरेक्ट में नीचे देखेंगे भी कि ये किसके द्वारा किया गया है। देखिए, 98वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि संसद किस तरह से 16(4) के तहत क्या प्रोविजन संविधान में बताए गए हैं, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तक आपको सबको क्लियर? कर्नाटक स्टेट के लिए विशेष प्रोविजन। देखिए, जो ये 371 जे जो है वो आपको इसलिए बताया गया है कि जो आप 16(3) जो आपको समझाया गया है उसको आप समझ सके। देखिए, 371 जे क्या है कि वो कर्नाटक राज्य के लिए, जो उस वहां का एक कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र है स्पेसिफिकली, उसके लिए प्रोविजंस इसमें किए गए हैं। मतलब बताया क्या गया है कि वहां के द्वारा, वहां के क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक व्यवस्थाएं की जा सकती है। और वो किस आधार पर की गई है? इसका आधार, हर संशोधन किसी न किसी आधार पर किया जाता है। तो उसका आधार क्या है, वो व्यवस्था किस आधार पर दी गई है, संसद ने संशोधन किस कारण को किया, फिर किस आर्टिकल के तहत वो व्यवस्था की है। तो वो आर्टिकल है 16(3), क्योंकि 16(3) कहता है कि अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पर इतना विकास नहीं हुआ है या फिर उन लोगों को जरूरत है सबके बराबर खड़े होने के लिए, उनको कुछ स्पेसिफिक सुविधाओं की जरूरत है। देखिए, 16(3) का मतलब ये है कि अगर आप निवास के स्थान पर देते हैं तो इसका मतलब रीजन यही है कि निवास मतलब कि कुछ एरिया है जो डेवलप नहीं है। जैसे कि इतना बड़ा एक स्टेट है या फिर कोई स्टेट, पूरा स्टेट ऐसा है कि वहां पर इतना डेवलपमेंट नहीं है और वहां के विकास के लिए, वहां के लोगों को सबके साथ उस धारा में सम्मिलित करने के लिए जरूरी है कि आप उनको कुछ स्पेसिफिक प्राथमिकताएं दें, उनको अवसर उपलब्ध करवाएं, उनको प्रशिक्षण दें। इसलिए जो 16(3) का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको 371 जे बताया है कि किस तरह से 98वां संविधान संशोधन करके वहां के लिए स्पेसिफिक जो व्यवस्थाएं हैं, वहां के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो वहां पर कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं। ठीक है, अब 16(4) आगे देखते हैं कि राज्य के समाज के पिछड़े नागरिकों के लिए, उन जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले 16(4) देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए, यह है 16(4). ठीक है, जो ओरिजिनल 16(4) जो है, जो संविधान जब बना था तब था कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, मतलब कि एक जाति है, वो लोग जितने राज्य में होने चाहिए उतना उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पक्ष में कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका पहली बात तो पिछड़े हुए नागरिक, दूसरा बात कि जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दो शब्द आप इनको जोड़ेंगे कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जिस वर्ग की जनसंख्या देश में जितनी है उनका उतना ही प्रतिनिधित्व उस देश में नौकरियों में होना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एससी कैटेगरी अगर कंट्री में 20% है
तो 20% लोग ही जॉब में एससी होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। देखिए कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो शब्द है उसका मतलब क्या निकलता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये वर्ग जो है इसका प्रतिनिधित्व राष्ट्र में पर्याप्त नहीं है, तो वो उनके लिए फिर वो उनको पिछड़ा माना जाएगा और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व डिसाइड कैसे करेंगे कि भैया इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जैसे कि समझ लीजिए एससी कैटेगरी पूरी कंट्री में है 20% और जो सरकारी नौकरियां उनमें वो 20% नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जितनी प्रतिशत एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब जितनी आपकी जनसंख्या कंट्री में है, जैसे समझ लीजिए ये 20% है, ये 10% है, ये 8% है, तो इन तीनों में जितने जितने हैं ये उतने परसेंटेज ये जॉब में भी होने चाहिए। अगर ये जॉब में उतने नहीं है तो मतलब इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये पिछड़े वर्ग में आते हैं और इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, 4 क्लियर कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में। देखिए आप जो पहली लाइन ये देख रहे हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इसका मतलब पता है कहां है? इसका मतलब ये 16(2) को इंडिकेट करता है, क्योंकि देखिए 16(2) सबसे पहले क्या, 16(2) और 1 दोनों को ये इंडिकेट करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और मैं आपको इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूं ताकि आपको डायरेक्ट पढ़ना आए, कानून पढ़ना आए। जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अचानक ही कोई ऐसा मिल जाए आपको कि ये बात क्यों लिखी हुई है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, ये क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इससे मतलब ये है कि जो ये 1 और 2 है वो इस तरह की व्यवस्था करने से मना नहीं करेगा। क्योंकि 1 में आप देखते हैं कि अवसर की समता है, अगर डायरेक्ट ये लिख देते कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के पक्ष में, ये बात डायरेक्ट लिख देते और ये शब्द नहीं लिखते, तो इस आधार पे 1 और 2 के आधार पर इसका विरोध किया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ही जोड़ दिया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी विशेष वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, जिनका नियुक्ति या पदों के आरक्षण के संबंध में उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि चाहे आप बोल रहे हैं कि इन आधारों पर विभेद नहीं होगा, इन आधारों पर कोई अपात्र नहीं होगा या फिर नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के या किसी वर्ग या वर्गों के लिए व्यवस्था बनाने से रोक देंगे। इस तरह से आप इसके प्रोविजन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, नाउ वी आर एंटरिंग इन द मोस्ट हॉट इशू, रिजर्वेशन। यहीं से शुरू होता है सबसे डिस्कशन वाला बिंदु, जो है रिजर्वेशन। क्या है? आरक्षण। देखिए एससी एसटी को संविधान के लागू होने के साथ ही आरक्षण प्राप्त है, ये एक अपनी बुक में लिख दें, क्योंकि कोई भी आपसे कभी पूछ सकता है कि एससी एसटी को आरक्षण क्या बाद में दिया गया है या फिर ऑलरेडी था। तो ये बात आप अपनी बुक में लिख दें कि एससी एसटी को संविधान के लागू होने के साथ ही आरक्षण प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि राज्य समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के पिछड़ापन, मतलब दे आर 2 टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस, जो हमने 15 में पढ़ी है। क्या 15(4) में हमने देखा था कि सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ। देखिए एक और आर्टिकल संविधान का है जो कि है आर्टिकल 340, जो कहता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में कौन सामाजिक दृष्टि से पिछड़े कौन है या फिर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े कौन है, इसका रिपोर्ट के लिए या फिर इसके अध्ययन के लिए राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेंगे। 340 खोलें सब अपने डायरेक्ट में। तीन क्या क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? देखिए 340 एक आर्टिकल और है जो ये कहता है कि जैसे कि ये आर्टिकल जिस तरह से व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, या फिर 15(4) में हमने देखा कि सोशली बैकवर्ड और जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन जो है उसको
हमने आर्टिकल 15(4) में डिस्कस किया था। और इसी तरह से 340 बताता है कि राष्ट्रपति किस तरह से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए मतलब लोगों के लिए अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेंगे। देखिए 340 को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदय ने 1953 में एक आयोग बनाया था जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। ठीक है, ये जो 340 मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है वो इसीलिए बोला है क्योंकि इसी के बेस पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। ये कब बनाया गया था? 1953 में काका कालेलकर आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया गया था। और 1955 में इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। देखिए 340 जो आपने आर्टिकल देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या बात लिखी गई है। देखिए 3 तो खुद ही प्रोविजन है ना, 3 तो खुद ही आरक्षण की व्यवस्था बताता है। 3 बेटा आप इतना अगर इस तरह से समझेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। आप देखिए ना प्रोविजन कौन सा बता रहा है। ये तो जैसे 4 एक व्यवस्था है उसी तरह 3 भी तो एक व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई, इसमें तो शुरुआत ही हो गई है इस बात की, इसमें भी तो लिखा है इस अनुच्छेद की कोई बात, और जैसे 4 में लिखा है इस अनुच्छेद, क्योंकि ये तो खुद एक प्रोविजन है। इनके विपरीत ये जो है 1 और 2 इनके विपरीत नहीं है 3, तो ये तो खुद तीसरा तो खुद प्रोविजन है जैसे चौथा है। तो इसलिए जो इस अनुच्छेद की कोई बात लिखी गई है और इस अनुच्छेद की कोई बात तीनों में लिखा गया है, 3 में और 4, 3 में भी लिखा गया और 4 में भी लिखा गया है, तो ये इन दोनों के अगेंस्ट है, ये इनसे हट के बात की गई है, इसलिए इसका मतलब क्या है 3 और 4 है। डन, समझ में आ गया? ठीक है। तो 340 आपने देखा है। 340 का मतलब ये है 340 के तहत जो लिखा हुआ है उसमें कि एक आयोग गठित किया जाएगा, वही ये आयोग था काका कालेलकर आयोग जो 1953 में गठित किया गया था। और 1955 में इस आयोग ने अपनी जो अनुशंसा है, अपनी जो रिपोर्ट है वो दी थी और कहा था कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब ये किसके लिए था कि पिछड़ा वर्ग एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर उसको आरक्षण देना चाहिए या नहीं। तो जो 55 में जब काका कालेलकर आयोग की अनुशंसा या रिपोर्ट उस टाइम आई, तो उस टाइम जो इस आयोग की रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। और इसके बाद में क्या होता है, 64 तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, और इसके बाद में कौन? शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। और फिर एक टाइम आया इंदिरा जी का, 77 तक इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे। और फिर देश में इसके बाद में हम देखते हैं कि पहली बार गैर कांग्रेसी जो एरा था वो प्रारंभ हुआ और गठबंधन सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1977 में। और 1978 में उन्होंने 340 को ही आधार बनाकर एक आयोग का गठन करने का विचार किया। और ये गठन जब कर दिया गया तो किस सन में? 1978 में। 1978 में सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। ठीक है। और 1979 में इस आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसमें अपने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि पर मतलब जो बैकवर्डनेस है वो कौन है, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कौन है, और इस पर ये मतलब अध्ययन करने के लिए ये आयोग, जैसे कि 340 में आप देखते ही हैं कि किसके लिए आयोग बनाए जाते हैं, तो किस दृष्टि से बनाया गया था कि शैक्षणिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए कौन है और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है कि जो 1980 में क्या होता है, इस आयोग की रिपोर्ट आती है, लेकिन जिन्होंने ये आयोग बनाया था
वो उस समय सत्ता से बाहर हो चुके थे। मतलब कौन? मोरारजी देसाई। और इंदिरा गांधी फिर से एक बार पीएम बन गई। और ये जो आयोग था वह कौन था? मंडल आयोग। और जो बिहार के सीएम थे कौन? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। वो इस आयोग के मतलब उन्होंने जो ये आयोग था उनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था। कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इस आयोग ने कहा कि जो ओबीसी है उसको, वो एक कैटेगरी होनी चाहिए ओबीसी नाम की, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और उस कैटेगरी होनी चाहिए और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसको साइड में रख दिया गया। और 1984 तक क्या रहता है, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। और फिर इसके बाद में राजीव जी रहे 1984 से 1989 के बीच में। और इसके बाद में 1989 में जब राजीव जी बाहर हुए और देश में वापस गठबंधन सरकार बनी और वीपी सिंह बने देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस टाइम पर किस तरह से क्या मतलब जो पहले इतने समय पहले जो बनाया गया था वीपी सिंह की सरकार के द्वारा, क्या किया गया, जो मंडल आयोग था उसकी जो रिपोर्ट थी जो 10 साल पहले आई थी। वीपी सिंह की सरकार कब बनी थी? 1989 में जब राजीव जी बाहर हुए तो उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। और जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी जो 10 साल पहले, मतलब कब, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उसके दौरान जब मंडल आयोग जो बनाया गया था उसकी रिपोर्ट जो आई थी उन्होंने उसको वापस निकाल लिया। और इस आयोग की जो रिकमेंडेशन थी कि एक ओबीसी नाम का वर्ग होना चाहिए और उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो ये आरक्षण क्या किया गया? लागू कर दिया गया। सोचिए, जो आप मंडल केस पढ़ते हैं वो यही मंडल केस है। ठीक है, तो किस तरह से इस बहुत विवाद हुए, किसके बीच में होंगे? गैर आरक्षित, क्योंकि देखिए किसी को अगर आरक्षण दे दिया गया है तो गैर आरक्षित के और आरक्षित के बीच में बहुत विवाद हुए और बहुत आंदोलन उस समय हुए, बहुत घटनाएं हुई। और आप इतिहास देखेंगे तो ये 1991 इस दौरान का ही बाबरी मस्जिद वाला और इसी तरह से मंडल वाला, और इस तरह से इस राजनीति में आप देखते भी हैं कि इसको मंडल की राजनीति का नाम भी व्यंग्यात्मक तौर पर उस समय दिया गया था। तो देखिए एससी का आरक्षण कितना था? 15%। एससी के लिए आरक्षण था 15% और एसटी के लिए आरक्षण था 7.5%। एंड ओबीसी, now you are going to provide 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आरक्षण कितना हो गया? 49.5%। 49.5%। तो ओबीसी के इस आरक्षण का मामला, क्योंकि देखिए 27% आरक्षण दिया गया था, तो ये मामला चला गया कोर्ट में। और इंदिरा साहनी नाम की एक लॉयर थी, उन्होंने इसको चैलेंज किया था। जो इंदिरा साहनीवाद या फिर मंडल आयोगवाद जो है वो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे इतिहास में ये बहुत बड़ा वाद माना जाता है जिसमें एक ट्रेंड सेट हुआ था। इसका डिसीजन आज तक 50% रिजर्वेशन का जो बात है वो आज तक इसको फॉलो किया जाता है। तो जो इंदिरा साहनीवाद है बनाम भारत संघ, तो इससे क्या हुआ? देश दो भागों में डिवाइड हो गया। एक आरक्षण के पक्षधर थे और एक आरक्षण के विरोधी थे। और उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। ठीक है, और इनके द्वारा जो, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि एससी एसटी और ओबीसी है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, जो इसके अलावा जो बचा कौन, जनरल वर्ग, उसको भी आरक्षण दे दिया गया। किस आधार पर? देखिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इनको आरक्षण उस समय दे दिया गया, ऑन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस आधार पर आरक्षण दे दिया गया। तो ओबीसी का जो आरक्षण था वो ऑलरेडी कोर्ट में था और सामान्य वर्ग को और दे दिया गया, तो वो भी इसके साथ में जुड़ गया।
तो जो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ वाद चल रहा था, उसके मामले में 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और इसमें 9 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। क्वेश्चन क्या था कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया है क्या वो सही है। दूसरा, जनरल को जो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है क्या वो सही है। 2 क्वेश्चन इस वाद में थे। देखिए, आज तक आरक्षण के मुद्दे पर जो सबसे बड़ा निर्णय है वो इसी वाद में दिया गया था और आरक्षण टॉपिक को हम इस वाद के डिस्कशन के बिना पूरा नहीं कर सकते। अगर कोई आपको आरक्षण बिना इंदिरा साहनी वाद के पढ़ाता है तो बिल्कुल उसको नॉलेज आरक्षण के विषय में नहीं है। और इस वाद के निर्णय से आपको मतलब ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो न्यायालय है वो बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट जो है कितना अच्छे से, बहुत वास्टली पढ़कर, कितना प्रिसाइज करके वो निर्णय देता है कोर्ट। तो इसमें बहुत सारी बातें जो हुई हैं तो हम पॉइंट बाय पॉइंट उनको समझेंगे कि क्या इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात जो थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, संवैधानिक कर दिया। ओबीसी के लिए का आरक्षण संवैधानिक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया क्या वो संवैधानिक है क्या। तो सबसे पहला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या आया इंदिरा साहनी के वाद में कि ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक है। ठीक है, पहला डिसीजन ये दे दिया गया। किस बेस पर जो ये ओबीसी को दिया गया था? सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे, कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए इनको, इस कैटेगरी को एक ओबीसी नाम की कैटेगरी बनाई गई और जिसमें बहुत सारी जातियां हैं उनको ऐड ऑन किया गया और कहा गया कि हाँ भाई ये लोग हैं वो ओबीसी हैं, जिसमें टाइम के साथ में अन्य कास्ट सभी जुड़ती चली गई हैं कि ये लोग अदर बैकवर्ड क्लास के वर्ग में ये लोग आते हैं। मतलब ओबीसी का मतलब क्या है? कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कुछ जातियां हैं जिनको इसके अंदर डाल दिया गया है कि ये जातियां हैं, ये सोशली बैकवर्ड हैं, ये मतलब सामाजिक रूप से ये जो एक विकसित मतलब एक जो डेवलप्ड, आप हमारी सोसाइटी में देखिए, हर सोसाइटी में अलग अलग वर्ग होते हैं। कुछ वर्ग होते हैं जो सोशली बिल्कुल एजुकेटेड हैं, उनका लाइफस्टाइल एक स्तर पे है। तो जो अदर बैकवर्ड क्लास जो बताया गया था कि मतलब आप ओबीसी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। देखिए, अगर आप आरक्षण लेते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा इन शब्दों को। लोग आरक्षण लेते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं, बताएंगे नहीं हम उस कैटेगरी में सबसे उच्च कैटेगरी से हैं। जैसे किसी जाति पे बात आती है, देखिए आपको अगर आरक्षण दिया गया है तो कोई आपका राइट है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं आप उसको लेकर। तो अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो ओबीसी जो वर्ग है, इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट को ओबीसी में डाल दिया गया है और आपको बता दिया गया है कि आप सोशली और जो एजुकेशनली है, जो मंडल आयोग जो था उसने ये कहा कि ये जो कम्युनिटी है या फिर ये जो जातियां हैं उनको ओबीसी में डाल दिया जाना चाहिए। ये जो एक सेक्शन बनाया गया कि ये ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और ये लोग क्या हैं? ये सोशली और जो एजुकेशनली, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। मतलब जितना अन्य वर्ग जितना पढ़ा लिखा है या सामाजिक तौर पर जितना विकसित है, ये लोग उतने नहीं हैं, तो इनको आरक्षण होना चाहिए ताकि ये भी मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें। ठीक है, देखिए क्योंकि आप देखते हैं कि संविधान में जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन शब्द है वो पहले दिन से ही लिखा हुआ है। आप देखते हैं कि 340 में भी ये शब्द सबसे पहले आप देखने को आपको मिलता है। तो ओबीसी पहला डिसीजन, पहली जो वाद में पहला निर्णय क्या आया था कि ओबीसी का आरक्षण जो क्या है संवैधानिक है। दूसरा जो इसमें विरोध का रीजन था या फिर निर्णय देने के लिए कारण क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक पिछड़ापन शब्द संविधान में डिसाइड नहीं है। ये बात गवर्नमेंट ने कही। देखिए पहला निर्णय ये था। दूसरा ये
कि जिन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि आर्थिक पिछड़ापन शब्द, आर्थिक पिछड़ापन शब्द संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात क्यों कही? क्योंकि जो जनरल कम्युनिटी को जो आरक्षण दिया गया था उसको कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कि आप इस आधार पर जनरल को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो आर्थिक पिछड़ापन शब्द संविधान में नहीं है, इसलिए सामान्य वर्ग को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। आरक्षण क्या है? असंवैधानिक है। डन? ये असंवैधानिक माना गया। तो देखिए, तीसरी बात न्यायालय ने कही कि आप जो ये आरक्षण दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए, हमने क्या देखा है कि एससी 15%, एसटी 7.5 और ओबीसी 27, ठीक है। तो कुल मिला के हो चुका है 49.5। तो मींस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैक्सिमम लिमिटेशन जो है वो है 50%। कोर्ट ने क्या किया, 50% आरक्षण की जो वैल्यू है, मतलब जो लिमिटेशन है, वो डिसाइड कर दी कि 50% से ज्यादा, 50% को एक्सीड नहीं कर सकता आरक्षण, ठीक है। ये एक बात कोर्ट के द्वारा कही गई। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं वो ये थी कि ये जो आरक्षण दिया जाएगा वो केवल और केवल आरंभिक भर्तियों में ही होगा। किसमें? आरंभिक भर्तियों में ही होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एंट्रेंस पर यह आरक्षण भर्तियों में ही होगा। मतलब कि पदोन्नति में, पदोन्नति का मतलब जो प्रमोशन होता है उसमें ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ जब आप एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं, उस टाइम ये आरक्षण आपके पास रहेगा। प्रमोशन में ये आरक्षण आपके पास में नहीं रहेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो डिसीजन में रहा, वो था, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड है, ठीक है, और ये फोर्थ। नेक्स्ट बिंदु था क्या कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कोर्ट ने दिया। क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार परत, कि ये कॉन्सेप्ट कोर्ट ने इस वाद में ही दिया था कि मतलब देखिए, क्रीमी लेयर का मीनिंग ये है कि हर समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, और वो लोग हैं या तो जो आर्थिक रूप से संपन्न है या जो एक बार ऑलरेडी आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, और वो क्या होंगे? क्रीमी लेयर होंगे। और द क्रीमी लेयर्स आर आउट फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑफ रिजर्वेशन, मतलब वो जो आरक्षण की जो छतरी है उससे वो लोग बाहर हैं। ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंदिरा साहनी वाद के डिसीजन में क्रीमी लेयर्स के बारे में, कि क्रीमी लेयर्स आर आउट फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑफ रिजर्वेशन, कि जो ये जो छतरी है इसकी आरक्षण की, इससे वो कैटेगरी बाहर है। क्रीमी लेयर जो है मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न है या जो ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। तो देखिए, आप इसमें देखेंगे कि जो पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी को इनको आरक्षण दिया गया था, तो इसके बाद में क्या हुआ? संविधान संशोधनों का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण है इस पर तो कि कोई दिक्कत नहीं थी, आरक्षण दे दिया गया ओबीसी को, ठीक है। लेकिन जो सामान्य वर्गों के बारे में जो आरक्षण क्या इस पे नहीं दिया गया था, तो अभी क्या किया गया? 103 अमेंडमेंट करके इनको आरक्षण दे दिया गया जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर। और क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके संविधान में कोई अभी प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। और जो
50% जो ये व्यवस्था जो की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्थाओं में से आती है। 50% जो किया था, इसको लेकर काफी परिवर्तन हुए थे। बाकायदा 76वां संविधान संशोधन जो है वो इसी के चलते हुआ था। किसके चलते? 50% जो मामला है, क्योंकि जो तमिलनाडु में है वहां पर आरक्षण का मतलब क्या है, 69% आरक्षण का वहां पर प्रावधान है। तो इसको लेकर क्या किया गया था, 76th अमेंडमेंट किया गया था। और एक बात क्या लिखी गई थी कि ये आरंभिक भर्तियों में ही होगा, मतलब प्रमोशन में ये नहीं होगा, मतलब पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ये एक बात और कही गई थी। तो पदोन्नति में ये तो ठीक है, इसको 76वां संविधान संशोधन किया गया, सब चीजें थी, लेकिन जो ये बात कही गई कि आरक्षण सिर्फ प्रारंभिक रूप से होगा, पदोन्नति में यह आरक्षण नहीं होगा। तो पदोन्नति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा और इसके बाद फिर एक संविधान संशोधन किया जाएगा, मतलब जिसको हम पढ़ेंगे कि 77th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा क्या जोड़ा गया था, 16(4)A जोड़ा गया था। ठीक है, जो ये पदोन्नति में आरक्षण जो है, जो ये मुद्दा एक इस वाद में आया था, इसको लेकर, और ये सारी बातें इस वाद की डिसीजन की हैं। क्या क्या देखा हमने कि ओबीसी का जो चैलेंज हुआ था कि ओबीसी को दिया जाना चाहिए, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्योंकि ओबीसी को उस टाइम मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वाद में मतलब मंडल आयोग के आधार पर उस टाइम ओबीसी को आरक्षण दिया गया था 27%, जिसका विरोध किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा साहनी जो एक वकील थी, इंदिरा साहनी के द्वारा किया गया था, इसलिए इस वाद का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक है, इस पर ये डिक्लेरेशन आया। आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आप जनरल को नहीं दे सकते हैं, ये। दूसरा, SC ST OBC का ही बहुत हो गया है, तो फिर और आप दूसरों को किसको देंगे, क्योंकि 50% का क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर लास्टली नॉट लिस्ट, आरंभिक भर्तियों में ही होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। और एक क्या दिया, क्रीमी का कॉन्सेप्ट कोर्ट ने जारी किया था। तो देखिए कि जो 77th अमेंडमेंट है, जो 16(4)A, और फिर इसमें वापस अमेंडमेंट हुआ और 16(4)B जोड़ा, तो ये सारी बातें इस वाद में निकल के आई, और इसी को क्या कहा जाता है, मंडल आयोग वाद कहा जाता है। तो 50% आरक्षण की बात इस केस में की गई थी, और मतलब ये कहा गया था कि जो बहुत विषम परिस्थितियां होंगी, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस अगर होंगी, तो वहां पर इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये मामला आया था सबसे पहले तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो SC ST OBC है, उनकी जनसंख्या देखी जाए तो मतलब टोटल, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं 50%, दूसरा हमारी जनसंख्या अगर SC ST OBC की देखी जाए तो हमारी जनसंख्या ही 80% है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। जबकि निर्णय क्या आया हुआ है ऑलरेडी कि 50% से आरक्षण एक्सीड नहीं किया जाएगा, और अगर एक्सीड किया जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो तब एक रास्ता अपनाया गया और संविधान में संशोधन करने का क्या किया गया, 76th अमेंडमेंट किया गया। 76th अमेंडमेंट आया था 1995 में। ठीक है, 76th अमेंडमेंट कब आया था, 1995 में। और तमिलनाडु में क्या कर दिया गया, 69% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। और सबसे बड़ा जो इसके बाद में जो एक्ट वो किया गया वो ये था कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची में डालने के कारण, क्यों, देखिए 9वीं अनुसूची में क्यों डाला जाता है कि देखिए अगर इसमें आप कोई कानून को डाल देते हैं तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप लोगों ने पहले भी आपको बताया गया है कि भूमि सुधार कानूनों को किस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर निकालने के लिए संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, और उसके तहत बहुत सारे भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया और न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। और इसी राह पर चलते हुए जो 76वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में, और तमिलनाडु के लिए क्या किया गया, 69% आरक्षण जो प्रावधान को लाया गया और उसको इसके साथ ही उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और इस तरह से जो 50% जो आरक्षण व्यवस्था जो इंदिरा साहनी में व्यवस्था की गई थी, तमिलनाडु सरकार के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद में मुद्दा आता है जो करंट डिस्कशन है। एक मुद्दा हम देखते हैं कि मराठाओं के जो आरक्षण को लेकर एक आयोग गठित किया गया था कि जो क्या MG
एमजी गायकवाड़ जो थे, मतलब ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे, और इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और इनको कहा गया था कि मराठा जो है उनकी स्थिति को लेकर ये जायजा लेंगे कि मराठा की स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके कामकाज कैसे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और उसके बाद वो एक रिपोर्ट देंगे। और 2015 में उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद में रिपोर्ट दी थी कि मराठा की स्थिति क्या है, कमजोर है और आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। और इस पर क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर आरक्षण दे दिया। और वहां पर क्या था, ऑलरेडी 50% आरक्षण था और इनको 18% मराठा को आरक्षण देने के कारण क्या हुआ, आरक्षण एक्सीड हो गया 50% से और चला गया कहां तक, 68% तक। और इस कारण से इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। किस वाद में, लक्ष्मीराव पाटिल वर्सेस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। लक्ष्मीराव पाटिल वर्सेस बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। ठीक है, ये कहा किया गया था किसमें, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। इसमें इसको चैलेंज किया गया कि भाई ये इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और दूसरी बात ये क्या करता है, 50% की जो क्राइटेरिया है उसको एक्सीड कर रहा है। तो ये पहला मामला था जो बॉम्बे, ये सबसे पहले कहां दर्ज हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सदमे वाला डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है क्या, 50%, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था कि ये जो 50% को एक्सीड कर रहा है वो ठीक है, और जो ये गायकवाड़ जो आयोग है उसकी रिपोर्ट भी ठीक है। तो इस तरह से इतना सदमे वाला डिसीजन आने के कारण ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब वाद सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में जो क्या है, मराठा आरक्षण असंवैधानिक करार वहां पर दे दिया गया। क्योंकि क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि शिक्षा और नौकरी के मामले में आरक्षण को ये मराठा को नहीं दिया जा सकता है, और जो ये 50% से एक्सीड कर रहा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जो रूलिंग है उसका उल्लंघन करता है। और जो इन्होंने इमरजेंसी क्लोज के तहत, क्योंकि देखिए जब ये व्यवस्था जब की जाती है कि 50% वाले में ये साथ में ये लिखा गया था कि सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर तमिलनाडु में 69% है तो महाराष्ट्र में 68% देने से इनको क्या दिक्कत है। तो देखिए 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि तमिलनाडु में जो आरक्षण दिया गया था, 69% जो दिया गया था, उसके लिए बाकायदा 76वां संविधान संशोधन किया गया था, उसको नवी अनुसूची में डाला गया था। और जब ये आरक्षण दिया गया तो कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन जो तमिलनाडु सरकार थी और जो भारत सरकार थी, दोनों उस केस में मतलब अगेंस्ट रेस्पोंडेंट के तौर पर थी, मतलब एक प्रतिवादी के तौर पर थी। तो प्रतिवादी स्वरूप तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने दोनों इस बात में पार्टी थी प्रतिवादी के तौर पर। बाकायदा उनके द्वारा प्रूव किया गया कि तमिलनाडु में इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। और इस तरह से सरकार इस मामले में क्या रही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या रही, असफल रही कि भाई वहां पर किस तरह से, क्योंकि जब कोर्ट ने मना किया है तो उनको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये रखना था कि हाँ भाई किस तरह से मराठा वीकर सेक्शन है, मतलब किस तरह से पिछड़े हुए हैं, कि आप आरक्षण इनका रेगुलराइज रखें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो गायकवाड़ आयोग की जो रिपोर्ट है वो उससे स्पष्ट नहीं होता है कि मराठा की स्थिति कमजोर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तर्क क्या थे कि देखिए महाराष्ट्र में मोस्टली सांसद क्या है, मराठा है, विधायक मराठा है, आज तक जितने पीएम बने हैं वो मराठा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो 50% एक्सीड वाला मामला है उसमें एक वाद ऐसा रहा है, एक उदाहरण हमने देखा है जहां पर एक्सीड किया गया है और उसको बाकायदा लीगलाइज भी माना गया है। दूसरी तरफ हमने मराठा आरक्षण का एक मुद्दा देखा है जिसमें हमने देखा है कि ये अनंत काल तक दिया जाएगा, जब तक राजनीति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जब राजनीति समाप्त हो जाएगी, कुछ और राजतंत्र वगैरह, तानाशाही वगैरह आ जाए तो बात अलग है। जब तक लोकतंत्र और राजनीति एग्जिस्ट करेंगे तब तक आरक्षण एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने दोनों स्थितियां देखी। हमने बाकायदा मंडल आयोग की रिपोर्ट देखी है कि मंडल आयोग में क्या क्या, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किस तरह से इंदिरा साहनी वाद में मंडल केस में ये डिसीजन आया
और क्या क्या डिसीजन में बातें रही थी और किस तरह से 50% एग्जिस्ट की हमने दो मामले, एक मामला देखा जिसमें एग्जिस्ट को लीगलाइज माना गया और दूसरे में एक्सीड करने को लीगलाइज नहीं माना गया। इसके बाद में एक बिंदु बचता है पदोन्नति में आरक्षण। तो देखिए पदोन्नति में आरक्षण वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आज अगर हम उतना सारा डिस्कस करेंगे तो बहुत ओवरलोड हो जाएगा, तो इसको लेकर हम नेक्स्ट कल क्लास में हम 16 को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक बताइए कि सबको समझ में आ गया है क्या?